मियां असलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज बेसिकली पंजाब असेंबली का जो है वो पहला सेशन था। पंजाब असेंबली के अंदर जो है वो चोर चोर और सारा टब्बर चोर है, घड़ी चोर, ये सारे नारे जो है वो दोनों साइडों से लगाए गए। बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के पीछे उनकी नाअहली और खराब कारकर्दगी है। इलेक्शन में धांधली के हवाले से IMF को खत लिख दिया है। यू आर जस्ट ब्रिंगिंग अ बैड नेम टू द कंट्री। वीगो डाला उठाकर ले गया और अब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ से आपसे मुखातिब हूँ, और इसकी वजह यह है कि मैं ज़रा लाहौर से बाहर निकला हुआ हूँ, सफ़र के दौरान हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश है कि आपको अपडेट ज़रूर किया जाए जो भी हालात व वाक़यात हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से आज ये वीलॉग भी ज़रा थोड़ा सा लेट आया है, क्योंकि लेट रिकॉर्ड किया, सारा दिन ज़रा कहीं पे बिजी था, ऑक्यूपाइड था, इसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल अब हाजिर हैं। बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं जनाब। पंजाब असेंबली के बारे में मैंने आपसे कहा था कि धमाकेदार दिन होगा और वही हुआ है। उसकी डिटेल्स भी थोड़ी देर में आपसे शेयर करते हैं। इसके साथ साथ इमरान रियाज खान, असद अली तूर, इनके बारे में भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो है लगता है कि एक फूट सी पड़ गई है। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल्स भी थोड़ी देर में शेयर करते हैं आपके साथ। लेकिन सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी बात यह कि हम लोग जो हेल्पिंग हैंड्स के हवाले से एक डोनेशन ड्राइव लेके चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले ही दिन जो है हमें सिर्फ एक दिन के अंदर तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए जो हैं वो डोनेशंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि सिर्फ मेरी पहले दिन की कॉल के ऊपर ही जो है वो सब कुछ हुआ है। ये सिलसिला अभी चलेगा और इंशाल्लाह हमने 1 करोड़ प्लस का टारगेट जो है अपने लिए सेट किया हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पहली रमज़ान से पहले इंशाल्लाह ये टारगेट जो है हम ज़रूर अचीव कर लेंगे। मुझे आज एक साहब का फ़ोन भी आया, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी डोनेशन अमाउंट जो है वो प्लेज किया और उन्होंने कहा कि मैं पहली रमज़ान से पहले इंशाल्लाह आपके अकाउंट में जमा करवा दूंगा। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आप इतना एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू डोनेट, ताकि हम लोग रमज़ान के अंदर जो हैं वो जो मुस्तक अफराद हैं उन तक जो है आपकी ये इमदाद पहुंचा सकें। कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट है कि इंसानियत के नाते हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा मैं बात करना चाहूँगा असद अली तूर की। असद अली तूर जो हैं, जो एक सहाफ़ी हैं और यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल चलाते हैं, उनको FIA की जानिब से नोटिस आए थे और उसके बाद जो है वो असद अली तूर FIA के दफ्तर पहुँच गए। मुझे जो खबर मिली इस दौरान वो ये है कि कई घंटे उनको वहाँ पे बिठाया गया, तकरीबन 8 घंटे बताया जाता है उनको वहाँ पे बिठाया गया, और सही तरीके से उनसे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की जा रही थी, जो असद अली तूर के सोर्सेज हमें बता रहे हैं। ये भी बताया गया कि जनाब उनसे बार बार ये कहा गया कि जी आप अपना फ़ोन दें हमें। तो उन्होंने कहा फ़ोन तो मैं लेकर नहीं आया, आप मुझसे सवालात कीजिए, जो आपके इल्ज़ामात हैं वो मुझसे पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई जो है वो इस मामले में कुछ सीरियस पेशरफ नहीं हो रही थी। उसके बाद यहाँ तक जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि जी असद अली तूर को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। आप जानते हैं कि इससे पहले जो है वो इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया था। तो फिर ये खबरें फैलना शुरू हो गई कि जनाब असद अली तूर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, बट दे प्रूव टू बी फॉल्स। बाद में जो है वो 8 घंटे के बाद जो है असद अली तूर को FIA की हदूद से जाने दिया गया और उनसे जो गुफ्तगू हुई है बताया गया कि वो उसमें उनके लॉयर्स भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। बाद में असद ने जो है एक्चुअली एक ट्वीट भी किया कि थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर योर लव एंड सपोर्ट, येस आई एम बैक अल्हम्दुलिल्लाह, आई फेस टफ टाइम बट नेवर माइंड, नो वर्ड्स टू से थैंक यू टू माय लॉयर्स एंड ऑलवेज सेवियर्स ईमान मजारी और हादी अली फॉर बीइंग देयर विद मी ऑल द टाइम, थैंक यू वेरी मच उसामा खिलजी, उसके बाद अनस मलिक, और इन सब का भी जो है उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो ये तो अपडेट थी असद अली तूर की। इसके अलावा इमरान रियाज खान को भी जो है वो आज हथकड़ी लगा के अदालत के अंदर पेश किया गया, और हमने आपको पिछले वीलॉग के अंदर ये बात बताई थी कि मोस्ट प्रॉब्ली इनको एंटी करप्शन वाले जो हैं वो अरेस्ट करके लेकर गए हैं, और वैसे ही था कि उनके ऊपर बेसिकली एंटी करप्शन, ज़्यादातर लोग ये समझ रहे थे कि अदलिया मुखालिफ जो मुहिम के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और उनको जो FIA के नोटिस आए हुए थे, असद अली तूर और इमरान को दोनों को एक दिन के नोटिस आए थे। तो आज इमरान को भी जो है वो बुलाया गया था। तो ज़्यादातर लोग ये समझ रहे थे कि शायद अदलिया वाला मामला है, लेकिन वो वैसा नहीं था। बेसिकली एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है उनकी जानिब से ये गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई थी। इमरान को जो है लाहौर ज़िला कचहरी में पेश किया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने इमरान रियाज के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त जो है पे समात की। महकमा एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ था। इमरान रियाज और उनके वालिद पर थराबी झील का ठेका औने पौने दामों लेने का इल्ज़ाम जो है वो इनके ऊपर लगाया गया था।
तो इमरान रियाज जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे घर आए हैं, मैंने खुद गिरफ्तारी दी, मैंने उन्होंने कहा कि मेरे घर में दाखिल नहीं होना। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर घर में दाखिल हुए। एहलकार 15 मिनट तक मेरे घर की तलाशी लेते रहे। जिस ठेके का कह रहे हैं कि औने पौने दामों लिया है, झूठ बोल रहे हैं। थराबी झील का ठेका 1 करोड़ 10 लाख का था, हमने ये ठेका 4 करोड़ रुपए से जायद में लिया है। उनके वकील अजहर सिद्दीक ने मौक़िफ़ बनाया कि इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा कानून के मुनाफी दर्ज किया गया। इमरान रियाज के वालिद कभी किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रहे। इमरान रियाज के खिलाफ झूठ पर मबनी FIR दर्ज की गई। सहाफ़ी ने कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचाया। इमरान रियाज को दहशत गर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन के पास कोई सबूत या दस्तावेजात मौजूद नहीं है। इमरान रियाज ने मरियम नवाज का नाम लिए बगैर ताना देते हुए तंजिया अंदाज में कहा कि जी मुझे हथकड़ियाँ लगाकर क्वीन को सलामी दी जा रही है, लोगों के वोट चोरी करके इस क्वीन को वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट दिखा दें जिसमें कोई गैर कानूनी चीज़ लिखी हो। मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने मेरे बाप को करप्ट कहा। जिन लोगों का ताल्लुक मेरे वालिद से है वो उनको जानते हैं। मेरे वालिद को इस FIR से निकाल दें। मैंने 25 मुकदमात का सामना किया है मगर एक दिन मेरी आंख नम नहीं हुई। मुझे अपनी अदलिया से बड़ी उम्मीद है। अगर मैं बोलता हूँ तो मुझे अल्लाह या फिर अदलिया की इस कुर्सी का सहारा होता है। मैं करप्ट माफिया का मुकाबला करता हूँ। उन्होंने कहा कि सारा जुल्म अपनी इस जान पर सहा है। आज मेरी ज़बान में दोबारा अगर लुकनत है तो उसकी वजह मेरे वालिद को करप्ट कहा गया है। ये इदारे और लोग मेरे अपने हैं। अगर मुझे मारते हैं तो सह लेता हूँ, लेकिन मुझे आज अगर इनके हवाले किया जाए तो हो सकता है कि वहाँ पर मुझसे कोई और लोग मिलने आए, मुझ पर तशद्दुद करें, मैं वो जुल्म भी बर्दाश्त कर लूँगा। उन्होंने कहा मेरे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त मशवरा देते हैं कि ये मुल्क छोड़ के चले जाओ, बैरून मुल्क जाकर प्रॉपर्टी ख़रीद लो, मगर मैं उनको कहता हूँ कि जब तक हूँ इसी मुल्क में रहूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो कमाया इधर ही प्रॉपर्टी खरीदी और इधर सब खर्च किया। मुझे उम्मीद है ये मुल्क एक दिन ठीक होगा। इस मुल्क में हमेशा ऐसा नहीं रहना। उन्होंने कहा कि बाद में अदालत ने जो है एंटी करप्शन की जानिब से इमरान रियाज के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद महफूज फैसला सुनाते हुए जिस्मानी रिमांड की सदा जो है वो मुस्तरद कर दी और जुडिशल रिमांड के ऊपर उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके अलावा साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, उनके मामले के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करके कमीशन को दे दी है और इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन में क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि लियाकत अली चट्ठा ने तस्लीम किया कि किसी के बहकावे में आकर बयान दिया। लियाकत अली चट्ठा ने इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान पर माफ़ी मांग ली। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के इल्जामात झूठ पर मबनी हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कमिश्नर ने का बयान लगाया गया है। 6 DROs और कौमी और सूबाई असम्बली के ROs के बयान भी इस कमेटी की रिपोर्ट में जो है वो साथ लगाए गए हैं। इसके अलावा 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन कमेटी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबरान की तैनाती कलअदम करार दी जाए और कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 कलअदम करार दिए जाएँ। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की जानिब से इंतखाबात में धांधली के मुतल्लिक इल्जामात की तहकीकात के लिए बनाई गई इलेक्शन कमीशन की आला सतह की कमेटी को कलअदम करार देने की भी इस्तदा की। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा कि आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए वजारत दाखिला को जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए। जुडिशल कमीशन मुल्क भर के इलेक्शन नताइज रावलपिंडी समेत कंसोलिडेट करे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील रोक दी जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कोई भी अहकाम जारी करने से रोका जाए। दूसरी जानिब ज़राए रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि अभी तक शेर अफजल मरवत की कोई दरख्वास्त हमें वसूल नहीं हुई है। तो ये ज़रा एम्बिग्विटी है इस मामले के ऊपर, क्या ये दरख्वास्त जमा भी हुई है कि नहीं हुई। इसके अलावा मखसूस नशस्तों का जो कोटा है वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब उनके साथ जो है वो इल्हाक कर लिया है। तो इलेक्शन कमीशन में जो है इस सिलसिले में इजलास था कि जी इनको कितनी मखसूस नशस्तें दी जा सकती हैं। वो इजलास बगैर किसी नतीजे के आज ख़त्म हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मामले पर इलेक्शन कमीशन जो है वो अब 26 फरवरी को पीर वाले दिन जो है ये इजलास दोबारा करेगा और उनकी दरख्वास्त का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा लाहौर पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को मियां असलम इकबाल को जो वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नामजद हैं उन्हें गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया। मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत में अदालत ने हुक्म दिया कि वजारत आला पंजाब के लिए नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल की
को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अदालत ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा से 14 रोज में जवाब तलब करते हुए आईजी केपी को अदालती अहकामात पंजाब के आईजी और सेक्रेटरी दाखिला को पहुंचाने की हिदायत कर दी। मियां असलम इकबाल के वकील ने मीडिया में से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमानत मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने मियां असलम को रोका, स्पीकर हाउस के करीब गिरफ्तार करने की कोशिश की। मियां असलम इकबाल लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी जानिब आमिर डोगर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि जी वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार मियां असलम इकबाल से कोई राब्ता नहीं हो रहा, मियां असलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर उस वक्त जारी होंगे जब वो हलफ उठाएंगे। अभी तक उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ और बाजियाबी के बाद ही जो है वो हलफ लेंगे। तो आज बेसिकली पंजाब असेंबली का जो है वो पहला सेशन था और आज जो है वो तमाम जो नए एमपीएस हैं उन्होंने हलफ लिए और पंजाब असेंबली के अंदर जो है वो चोर चोर और सारा टब्बर चोर है, घड़ी चोर, ये सारे नारे जो हैं वो दोनों साइडों से लगाए गए। मरीम नवाज, मरीम औरंगजेब, अज़मा बुखारी और जितनी भी नून लीग की लीडरशिप थी जो इसने पंजाब असेंबली में जो है वो अपना कैंप लगाना है, वो सब वहाँ पे पहुंचे हुए थे। काफ़ी धमाका खेज किस्म का जो है ये इजलास हुआ और उसके अंदर जो है वो हलफ उठाया गया और एक एक करके जो मेंबर्स थे उन्होंने जाके सिग्नेचर्स वहाँ पे किए। लेकिन बाद में जो है वो स्पीकर सप्तान खान साहब बेसिकली इस इजलास की सदारत कर रहे थे, तो नून लीगी अरकान ने स्पीकर से हल्फ लेने की सदा की, ताहम स्पीकर ने बगैर हल्फ लिए इजलास में वक्फा कर दिया और कहा कि पीटीआई के नामजद वज़ीर आला असलम इकबाल के प्रोडक्शन ऑर्डर में जारी कर रहा हूँ। पीटीआई के अरकान के ऐवान में आते ही नारेबाजी शुरू हो गई। पीटीआई अरकान ने इमरान खान और नून लीगी अरकान ने नवाज शरीफ के नारे लगाए, घड़ी चोर और टब्बर चोर के नारे भी लगाए गए। पीटीआई के वज़ीर आला के ओहदे के लिए उम्मीदवार असलम इकबाल असेंबली में नहीं पहुंच सके। हुकूमती अरकान को स्पीकर के दाएं जानब की नशिस्तें अलॉट की गई जबकि अपोजिशन अरकान असेंबली को स्पीकर के बाएं जानब की नशिस्तें अलॉट की गई। नमाज जुम्मा के वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ और फिर स्पीकर सप्तान खान ने नौमुंतखब अरकान असेंबली से हलफ लिए। हलफ के बाद अरकान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। हलफ उठाने के बाद अरकान असेंबली ने गोल्डन बुक पर दस्तखत किए। पंजाब असेंबली के 313 से ज्यादा अरकान ने हलफ उठाया, जिनमें हुकूमती इत्तेहाद के 215 अरकान असेंबली और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान भी शामिल थे। इसके अलावा पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए जो है स्केड्यूल जारी कर दिया गया है और स्क्रूटनी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान बच्चर, उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिया गया। तो मलिक मोहम्मद अहमद खान जो है उनको बाकायदा तौर पर नामजद कर दिया गया है कि वो स्पीकर के ओहदे जो है उसको संभालेंगे। एक ज़माने में जो है मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान यानी कि वज़ीर आला पंजाब जब वो हुआ करते थे तो उनके तर्जुमान भी रह चुके हैं, तो अब उनको स्पीकर का ओहदा दिया गया है। मलिक अहमद खान के क्रेडिट के ऊपर ये बात भी जाती है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का जो आखिरी जलसा किया था वो इनके हल्के में किया था और पूरी कैंपेन का सबसे सक्सेसफुल जलसा जो था वो मलिक अहमद खान के इस हल्के के अंदर हुआ था। तो अब उनको जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली बनाया जा रहा है। जबकि सेक्रेटरी पंजाब असेंबली चौधरी आमिर हबीब के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता जहीर इकबाल चुन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुइन रियाज के कागजात नामजदगी जो है मंजूर कर लिए गए हैं। चौधरी आमिर हबीब के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 24 फरवरी 2024 को दोपहर 4 बजे इजलास के अंदर मुनक्किद होगा। इसके अलावा लाहौर से खाली होने वाली कौमी असेंबली की 1 और सूबाई की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अलीम खान ने अपनी सूबाई असेंबली की नशिस्त PP 149 की नशिस्त जो है वो छोड़ दी है। शहबाज शरीफ ने PP 158 और PP 164 की नशिस्तें, यहाँ से भी वो इलेक्ट हुए थे, ये दोनों सीटें भी उन्होंने छोड़ दी हैं। हमजा शहबाज ने PP 147 की नशिस्त छोड़ने का फैसला किया। इसका मतलब है कि हमजा शहबाज जो हैं वो ऊपर अपने वालिद साहब के साथ जो है नेशनल असेंबली के अंदर जा रहे हैं और कुड भी कि उनको भी जो है कैबिनेट की कोई स्लॉट जो है फेडरल कैबिनेट के अंदर दी जाए। मरीम नवाज ने पंजाब असेंबली की नशिस्त PP 159 से हलफ उठाया है और NA 119 की कौमी असेंबली की जो सीट है वो अब वो ये खाली कर रही हैं और यही कहा जा रहा है कि ख्वाजा साद रफीक जो है वो मरीम नवाज की सीट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी समेत 3 मुंतखब अरकान असेंबली को हलफ उठाने से रोक दिया है। या यूसुफ रजा गिलानी साहब इस वक्त ऑलरेडी एक सेनेटर भी हैं लेकिन उन्होंने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा भी और जीता भी, तो उनको फिलहाल जो है वो ये कहा गया है कि जी आपने कौमी असेंबली का हलफ जो है वो नहीं उठाना, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी और ये जो दीगर सेनेटर्स हैं जिसमें सेनेटर निसार खोड़ो, सेनेटर जाम मेहताब डहर, इनको सिंध असेंबली की रुकनीत का हलफ उठाने से जो है इनको रोका गया है और उनको यूसुफ रजा गिलानी साहब को कौमी असेंबली की
नशिस्त जो है उसका हलफ उठाने से रोका गया है और उनसे कहा है कि जी आप सेनेट के अंदर ही रहें। और इसकी वजह यह है कि सेनेट के इंतखाबात में वो लोग अपनी अक्सरियत जो है उसे फिलहाल बरकरार रखना चाहते हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मुराद अली शाह जो इससे पहले भी वजीर आला सिंध थे, उन्हें ही कंटिन्यू करने का फैसला किया गया है। फरियाल तालपुर का नाम भी जो है वो बीच में लिया जा रहा था। नासिर हुसैन शाह का नाम भी बीच में आया था कि जनाब हो सकता है उन्हें वजीर आला सिंध इस मतलब बनाया जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो अपनी साबका चॉइस के साथ ही जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ स्पीकर सिंध असेंबली के लिए अवैस शाह और अकलियती रुकन एंथनी नवीद को जो है वो सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर के लिए जो है वो नामजद किया गया। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि किसी अकलियती मेंबर को भी जो है वो एक प्रेस्टिजियस ओहदा जो है वो डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली का दिया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा साइन है। ओवरऑल जो है मैं बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करूंगा इस बात के ऊपर कि दे डिसाइडेड टू डू दिस, कि ताकि अकलियती मेंबरान जो हैं उनको भी फील होना चाहिए कि दे आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये हमारा जो पाकिस्तान का पूरा निज़ाम है इसके अंदर वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि मुस्लिम अरकान जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो एक ट्वीट किया गया है, ज़रा वो शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने ट्वीट किया जी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सऊद मजीद का बयान, धांधली से मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि इंतशार फैलेगा। वोट को इज्जत दो का नारा इसीलिए था कि जिसको वोट डाला जाए उसका निकले। जब तक हम लोगों की राय को राय नहीं समझेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बल्कि पीछे जाएगा। तो ये पीटीआई ऑफिशियल से जो है ये एक ट्वीट किया गया है। इसके अलावा जो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल रहा है वो है जनाब शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 3 मार्च को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके अंदर इस मरतबा गौहर अली खान साहब को जो है वो नॉमिनेट नहीं किया गया बल्कि अली जफर साहब को जो है इस मरतबा नॉमिनेट किया गया है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने जो है इसके ऊपर लबकुशाई की और उन्होंने फरमाया कि बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी हैं लेकिन उनकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी। बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के पीछे उनकी नाअहली और ख़राब कारकर्दगी है। पार्टी ऑफिस चलाने के लिए हर वक्त मुतहरिक रहना होता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 माह का वक्त बैरिस्टर गौहर को मिलेगा लेकिन वो कामयाब ना हो सके। वर्कर्स के एहतजाज समेत दीगर तवक्कुआत थी जिसमें बैरिस्टर गौहर नाकाम हुए। इंतखाबी नताइज के बाद क़यादत की अप्रोच काबिल सताइश ना थी। बैरिस्टर गौहर को लीड करना चाहिए था लेकिन वो नाकाम रहे। तो ये तो शेर अफजल मरवत साहब ने जो है साथ ही बैरिस्टर गौहर की जो है बुराइयां शुरू कर दी हैं जैसे उनको पता लगा कि जनाब अब ये ओहदा जो है इनको नहीं मिल रहा। लेकिन इससे पहले जो है बैरिस्टर गौहर ही जो है वो सब कुछ थे और शायद इसकी बहुत बड़ी वजह थी बैरिस्टर गौहर को, जहाँ तक मेरे पास जो मैंने विजुअल्स देखे हैं वो शायद यही वजह थी कि बैरिस्टर गौहर जो है वो शेर अफजल मरवत साहब को खुल के खेलने नहीं देते थे और वो बार बार उनको टोकते थे, वो जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो शायद ये इंटरसेप्शन जो है उनको पसंद नहीं दिया। वो जब उन्होंने देखा कि उनकी नॉमिनेशन हट गई है तो शेर अफजल मरवत साहब ने सोचा कि चलो जी ज़रा बुराइयाँ मैं भी इस पर कर दूँ। बैरिस्टर अली जफर जो अब नए नामजद चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जो अभी जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि चेयरमैनशिप के लिए मेरी नामजदगी की बात बहुत पहले बाहर आ गई है। गौहर अली खान चेयरमैन का बहुत ठीक किरदार अदा कर रहे थे, उन्हें ही होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पर अभी हम मुशावरत करेंगे, देखेंगे क्या होता है। मेरी पीटीआई केसेस में भी मसरूफियात हैं, चेयरमैन के लिए बड़ा वक्त दरकार होता है। हो सकता है चेयरमैन के नाम के मामले पर नजरसानी करें। बानी पीटीआई ने मेरा नाम दिया है लेकिन अभी इस पर मुशावरत करनी है। चेयरमैन का ओहदा बड़ा एजाज़ है लेकिन मेरा ज़मीर कहता है कि पीटीआई केसेस पर तवज्जो देनी चाहिए। जितने सियासी फैसले होते हैं उसमें मेरी किसी न किसी तरह राय शामिल होती है। तो बैरिस्टर अली जफर साहब खुद ये फरमा रहे हैं कि उनकी नज़र में कोई और जो है वो मौजूद तरीन शख्स होना चाहिए, उसको जो है वो ये ओहदा मिलना चाहिए। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो अदालत में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन में धांधली के हवाले से IMF को ख़त लिख दिया है, आज खत चला गया होगा। वो खत इसलिए लिखा है कि अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी, जब तक सरमायाकारी ना आई कर्ज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, अदालतें नैब सब कुछ तबाह किया गया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सकें। नवाज शरीफ के लिए मुझे ज़ीरो किया गया। फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। अब कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात सामने आए हैं। कमिश्नर पिंडी को उठाकर तशद्दुद किया गया, वीगो डाला उठाकर ले गया और अब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। तो
इसहाक डार साहब का इस मामले के ऊपर कहना है कि जी इमरान खान ने अपने मफाद के लिए IMF को खत लिखकर मुल्क की सलामती खतरे में डाल दी है। इमरान खान का IMF को खत लिखना अफसोसनाक भी है और काबिल मजम्मत भी। IMF से डील होगी, इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत हो चुकी है। IMF के प्रोग्राम पर PTI के खत का कोई असर नहीं होगा। वैसे ज़्यादातर जो मेरी भी लोगों से बात हुई है उनका यही कहना है कि जनाब इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ये वैसे ही मतलब आप 100 दफ़ा लिखते रहें, लेकिन ये पॉलिटिकल गिमिक्री है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इसी तरह होना हो तो IMF जो है वो इस तरह तो लोन्स जो है, जाहिर बात है हर मुल्क के अंदर ऑपोजिशन भी होती है, और अगर इस तरह ऑपोजिशन जो हैं वो IMF को ख़त लिखना शुरू कर दें तो फिर तो हो गया काम। तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि यू आर जस्ट ब्रिंगिंग अ बैड नेम टू द कंट्री कि आप खुद जो है वो IMF को ख़त लिख रहे हैं कि जनाब इन लोगों को पैसे मत देना। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।